नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इंड्यूस ईएमएफ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस ईएमएफ को हम लोग इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, किन के बेसिस पे इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं, इन सभी बातों को डिटेल हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। सबसे पहले हम लोग इंड्यूस ईएमएफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहा जाता है। किसी भी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक बार मैं पुनः इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण चालक में जो धारा प्रवाह करती है या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को हम लोग प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह कितने प्रकार से उत्पन्न होता है, वही इंड्यूस ईएमएफ का हमारा क्लासिफिकेशन बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चालक में जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के दो तरीके हैं। दो तरीके से उत्पन्न कराया जा सकता है ईएमएफ को इंड्यूस कराया जा सकता है, और वही दो तरीका हमारा इसके इंड्यूस ईएमएफ के दो टाइप हो जाते हैं। कौन कौन सा तरीका होता है, इनके तरीके के आधार पर ही इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास दो तरीका होता है ईएमएफ को इंड्यूस कराने का। एक हमारा क्या होता है, डायनेमिकली। इट मीन्स डायनेमिकली कहीं न कहीं डायनेमिक शब्द से बना हुआ है, कहीं न कहीं यह गति अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोशन के बारे में यहाँ पर चर्चा आपको होने की संभावना है। अब जरा जानिए डायनेमिकली मीन्स क्या होता है। डायनेमिक गति, इट मीन्स एक ऐसा टर्म है जहां पर कुछ न कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैसे हैं, मोशन में हैं, गति में हैं। तो कहीं न कहीं जो ईएमएफ किसी मोशन की वजह से किसी चालक में उत्पन्न हो रहा है तो वह हमारा ईएमएफ डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। तो कहीं न कहीं इंड्यूस ईएमएफ के दो टाइप हैं। एक हमारा क्या है, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं गतिजन्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। और दूसरा जो हमारा इसका क्लासिफिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पर स्टैटिक शब्द छुपा हुआ है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टेशनरी, ठहरा, रुका हुआ ऑब्जेक्ट या रुके होने की बात को यहाँ पर जिक्र या टर्म करा रहा है। तो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। दूसरा हमारा क्या है, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिकली को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्थिति जन्य। जिस तरह से हमने डायनेमिकली को क्या बोला, गतिजन्य, उसी प्रकार से स्टैटिकली को हम क्या बोलते हैं, स्थिति जन्य।
स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये तो हमारे दो टाइप्स हुए किसके, इंड्यूस ईएमएफ के, कि जो भी हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक हमारा डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होगा। हमने समझा कि किसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ, किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, वही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण चालक में जो धारा प्रवाह करती है उस विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं। और किसी भी चालक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह दो तरीका होता है उत्पन्न करने के। कौन कौन, एक हमारा क्या होता है डायनेमिकली और दूसरा हमारा क्या होता है स्टैटिकली। इन्हीं के बेसिस पे हम इसको इंड्यूस ईएमएफ को क्लासिफाई किए कि इंड्यूस ईएमएफ दो प्रकार का होगा या दो प्रकार से किसी चालक में उत्पन्न होगा। एक हमारा क्या होगा डायनेमिकली और दूसरा हमारा क्या होगा स्टैटिकली। इट मीन्स हिंदी में अगर मैं बात करूं तो गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल और इसको क्या बोलेंगे, स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इन दोनों टर्म को, इन दोनों टाइप के इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग एक एक करके डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किसे हम डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे या किसे हम स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे। चलिए इसको एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हमारा क्या होगा, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, सॉरी डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। पहला हमारा टर्म क्या था, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। इसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। जब कोई चालक, जरा ध्यान से सुनिएगा, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स कट करता हो। फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का कट करता हो या चुंबकीय फ्लक्स कट करता हो, तो उसमें प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है या गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक बार पुनः मैं रिपीट करूंगा इसको, स्टेटमेंट को। जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स कट करता हो, तो उसमें प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ या गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए इसको हम एक मैथमेटिकली एक रिलेशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का क्या रिलेशन होता है, E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। यह इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि इस पर आपके कंपटीशन में प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनेंगे इसको भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। यह हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन है, यह किसका है, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन है। अब यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल हैं, इन सभी वेरिएबल को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी जानते रहो कि यह सभी वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सभी वेरिएबल का मात्रक क्या होता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो ई हमारा क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ई की अगर मैं चर्चा करूँ तो ई क्या है, प्रेरित
विद्युत वाहक बल है। इसको किस में मेजर करेंगे भैया? वोल्ट में। किस में मेजर करेंगे? वोल्ट में। इसको वोल्ट में मेजर कर देंगे। दूसरा हमारा क्या है? बी। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसको हम क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसका मात्रक क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में इसको हम मापेंगे या मेजर करेंगे। तीसरा जो यहाँ पर टर्म है यल। यल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। और अगला टर्म हमारा आता है वी। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। वी को अधिकतर स्टूडेंट्स वोल्टेज या वोल्ट समझते हैं। ये वोल्टेज नहीं है, ये क्या है? चालक की गति है। किसका है? यह चालक की गति है। भी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चालक की गति को। और गति को, अच्छा, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसको मीटर में मापेंगे। और चालक की गति, इसका मतलब स्पीड, इसमें मापेंगे हम मीटर प्रति सेकेंड में इसको मापेंगे। मीटर प्रति सेकेंड में इसको मापेंगे। अगला जो वेरिएबल है वो हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइन थीटा। साइन थीटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी समझिए। साइन थीटा क्या है? चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच का ये हमारा क्या होता है? ज्या कोण होता है, साइन जिसको बोलते हैं। ज्या मीन्स साइन। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि साइन थीटा क्या है? चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच का ज्या कोण। चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच का ज्या कोण। ज्या मीन्स साइन, ज्या मीन्स साइन, ये ज्या कोण है। तो इस प्रकार से हमने आपको डिटेल समझाने की कोशिश किया कि डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा, जहां पर E किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल को, जिसको वोल्ट में मेजर करते हैं। और B किसको रिप्रेजेंट करता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को, जिसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। L किसको रिप्रेजेंट करता है? चालक की लंबाई को, जिसको मीटर में हम मेजर करते हैं। और V किसको रिप्रेजेंट करता है? चालक की गति को, जिसको मीटर प्रति सेकेंड में मेजर करते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट टर्म हमारा क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच का ये हमारा ज्या कोण होता है। अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली यहां पर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमारी मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम कब होगी जरा देखिए। यह ई किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पर। इट मीन्स ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। थीटा किसके बीच का एंगल है? चालक की गति और चुंबकीय फ्लक्स के बीच के एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? वो हमारा थीटा है, वही हमारा थीटा है। तो कहीं ना कहीं यह जो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ है वह इस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो यह ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा थीटा मैक्सिमम होगा। इट मीन्स जब हमारा क्या होगा? साइन थीटा का मान हमारा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होगा? जिस एंगल पर हमारा थीटा का मान, ऐसा हमको चेक करना होगा कि थीटा का ऐसा कौन सा मान यहाँ पुट करें कि हमारा साइन थीटा का मान मैक्सिमम हो। तो हमको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? 1 होता है। और वो भी हमारा साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। इट मीन्स अगर चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच का कोण यदि 90 डिग्री हो जाए, उस स्थिति में जो हमारा डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमारा कितना होगा? मैक्सिमम होगा।
अधिकतम होगा। इट मीन्स आपको मैं यहां पर नोट करके यहां पर इसको बताने की कोशिश करूं, नोट दैट यदि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा क्या है, थीटा मैं एक बार चर्चा कर दूं कि चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच का कोण है, वह हमारा थीटा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि थीटा 90 डिग्री होगा, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब उस स्थिति में क्या होगा, तब साइन थीटा बिकम्स साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, यह 1 होता है, और यह हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यह हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जैसे अगर बात करूँ तो ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एल भी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एल भी। तो ई मैक्स वह वैल्यू कितना हो जाएगा, बी एल भी। तो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का मान अधिकतम कब होगा, जब हमारा थीटा का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि थीटा का मान जैसे 90 होगा तो साइन 90 बिकम्स 1, और वह हमारा उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। और जैसे यहाँ पुट करेंगे तो हमारा यह इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और इस इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बी एल भी के बराबर होगी। कभी कभी आपसे मिनिमम का भी चर्चा किया जाता है कि मिनिमम कितना होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अगर मैं चर्चा करूं कि यदि थीटा इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, 0 डिग्री। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 का तात्पर्य क्या है। थीटा इक्वल टू 0 का तात्पर्य क्या है, थीटा इक्वल टू 0 का तात्पर्य यह है कि चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सेम हो गए, इट मीन्स दोनों पैरेलल हो गए, दोनों एक साइड हो गए, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, तब क्या होगा, साइन 0 डिग्री, या साइन थीटा में लिखूं, साइन थीटा बिकम्स साइन 0, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। इट मीन्स इस कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। कभी कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंड्यूस ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का मान हमारा 0 कब होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जब थीटा का मान क्या हो जाए, 0 डिग्री, तो उस स्थिति में साइन 0 का मान हमको पता है कि 0 होता है, और जैसे यहाँ पर पुट करोगे तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दो बड़े आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आपके पेपर्स में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको जानना जरूरी होता है। क्यों ये जान पाए, क्योंकि जब आप साइन थीटा को समझ जाओगे कि साइन थीटा इसमें क्या है, इस वेरिएबल का किससे रिलेशन है, तो आप पाओगे कि साइन थीटा क्या है, चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच का ज्या कोण है। तो हमको पता चला कि यह डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो थीटा के वैल्यू के हिसाब से आपका ई का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो हमको पता होना चाहिए कि थीटा का मान यदि 90 डिग्री होगा, उस स्थिति में हमारा डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, BLV के बराबर होगी। अब दूसरी केस क्या बन सकता है, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, तो उस केस में साइन थीटा साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान आपका 0 होता है। तो उस स्थिति में हमारा इंड्यूस ईएमएफ का मान क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ का मान हमारा क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो ये सभी स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी था। चलिए, अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, कंसेप्ट स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। अब उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड वन इज स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। किसको बोलेंगे कि वह हमारा ईएमएफ स्टैटिकली है। इसका मतलब क्या है, स्टैटिकली में स्टैटिक शब्द छुपा हुआ है, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थैतिक, जो मोशन में ना हो। स्टैटिक मतलब क्या है, जो गति में ना हो। अब दूसरे की हम चर्चा करेंगे। सेकंड क्या है,
सेकेंड, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको बोलते हैं स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, मैंने बोला ना कि स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ में स्टैटिक शब्द छुपा हुआ है, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थैतिक। चलिए इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ईएमएफ को, किस इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। जिस प्रकार से हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ को समझे थे, उसी प्रकार से स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ईएमएफ को हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि कोई चालक, जरा ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई चालक किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, मैंने क्या बोला? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, अल्टरनेटिंग की मैं बात कर रहा हूं, किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो, तो वह स्थिर अवस्था में ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में बाधा डालता है। मैंने क्या बोला कि यदि कोई चालक किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो, तो वह स्थिर अवस्था में ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में बाधा डालता है या उसको अपोज करता है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ या स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई चालक किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो, किस क्षेत्र में? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो, तो वह स्थिर अवस्था में ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है? बाधा डालता है या विरोध करता है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ होता है, उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है, जिसे हम स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, जिसे हम स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? चालक गति में नहीं है, चालक स्टेशनरी है, चालक रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आपका चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन में जो अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से फैराडे लॉ के हिसाब से उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, उसके लिए मोस्ट जो आपको मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो महत्वपूर्ण है, जो उसके लिए जिम्मेदार है, वह कौन है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। इसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र ही उसके लिए, उस ईएमएफ के लिए इंड्यूस होने के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है, उसे हम स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और उसको मैथमेटिकली स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं फैराडे लॉ में भी आपको जिक्र किया था। फैराडे लॉ को अगर आपने पिछला लेक्चर, आपने अगर मेरा वो वीडियो देखा होगा, उस लेक्चर को आपने सुना होगा, तो आप डिटेल समझे होंगे कि मैंने फैराडे लॉ में इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब अच्छे ढंग से किया था। तो इसके हिसाब से स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ का जो मैथमेटिकली रिलेशन होता है, वो हमारा क्या होता है? इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यह जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इसके हम क्या बोलेंगे? स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। इस ईएमएफ के लिए जो जिम्मेदार है वह कौन है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर चालक गति नहीं कर रहा है, चालक स्टेशनरी है, लेकिन प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमारा जो विद्युत, जो भी हमारा फ्लक्स परिवर्तन में जो अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर हमारा ये जो अपोजिशन है वह स्थिर अवस्था में ही है, स्टैटिक अवस्था में ही है। तो वहाँ पर हम फैराडे लॉ के अनुसार हम बोल सकते हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वह विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है, जिसको मैथमेटिकली हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ई यहाँ पर क्या है? जिस प्रकार से हम लोग
डायनेमिकली में इंड्यूस ईएमएफ को सारे वेरिएबल को डिस्क्राइब किया था, उसको यहाँ पर भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ई क्या है? ई हमारा क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। इसको भी हम किस में मेजर करते हैं भैया? बोल्ट में। इसको भी हम किस में मेजर करते हैं? बोल्ट में मेजर करते हैं। d∅dt क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि d∅dt क्या है, तो आप फैराडे लॉ, पिछले लेक्चर वाले वीडियो में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने फैराडे लॉ के फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ को मैंने डिटेल डिस्क्राइब किया है। वहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों का एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले उस लेक्चर को जरूर देख लें, ताकि आप फैराडे लॉ का कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। चलिए, तो d∅dt क्या है? फ्लक्स परिवर्तन का दर होता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स परिवर्तन का दर। फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के लेक्चर में इंड्यूस ईएमएफ को डिटेल तरीके से समझा कि इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है, इसे कितने प्रकार से किसी भी चालक में इसे कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो हमने पाया कि इसके उत्पन्न करने के दो तरीके हैं, एक हमारा डायनेमिकली और दूसरा हमारा क्या है? स्टैटिकली। इस प्रकार से हमने इंड्यूस ईएमएफ को क्लासिफाई किया कि यह दो प्रकार के होते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ और सेकंड क्या है? स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, जिसको दोनों को हमने डिटेल तरीके से आपको पूरी समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर पुनः आपके सामने मैं रिप्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।